वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास है। देखिए रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आपका 17 अगस्त से पहला फेज स्टार्ट होने वाला है और आपके एग्जाम में साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जिस भी स्टूडेंट की साइंस अच्छी होगी उसका सिलेक्शन ग्रुप डी में अवश्य होगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन में से अगर आपने 20 से 22 क्वेश्चन भी सही कर लिए तो बेहतर आप स्कोर करके आएंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में। इसलिए अंतिम समय में आपको क्या करना है, साइंस स्पेशल के ढेर सारे क्वेश्चनों को लगाना है। इसलिए आज हम आपको रेलवे द्वारा पूछे गए 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे। ये देखिए हमारा सेट नंबर 6 है। इसके पहले भी हमने आपको 5 सेट कराए हैं, जिसे आप लोग प्ले स्टोर जाकर के वहां पर से देख लीजिएगा। तो प्रयास करिए कि आप इन 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं कि नहीं। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, KCl के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं आपको बताने हैं। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रयास आप लोग करिए। देखिए मोल क्या होता है, मोल किसी पदार्थ के परमाणु अणु अथवा आयन की एक निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। तो एक मोल किसके बराबर होता है, एक मोल एक आवागाड्रो नंबर के बराबर होता है। तो एक मोल में कितने अणु होंगे, जितना आवागाड्रो नंबर होता है। तो एक मोल में इतने अणु होंगे, समझ गए आप। लेकिन आपसे एक मोल नहीं पूछा है, आपसे पूछा है 0.5 मोल, मतलब आधा आपसे पूछा है। तो 2 से भाग कर देंगे। अगर आप 2 से भाग करेंगे तो 3.011 10 की पावर 23 जो है वो अणुओं की संख्या निकल कर आएगी 0.5 में। इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा, पहला वाला ऑप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा और बगल में लगी नोटिफिकेशन बेल में आप लोग ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान आपको 20 kg दिया गया है और वह 6 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा आपको निकालनी है। तो पिछली बार देखिए गतिज ऊर्जा सवाल अवश्य पूछा गया था, इसलिए आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला याद करके चलना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। ठीक है, अब देखिए 1/2 रख लीजिए। m मतलब कि मास आपको कितना दिया गया है, 20 kg आपको दिया गया है। वेलोसिटी कितनी दी गई है, 6 मीटर पर सेकंड। इसका स्क्वायर करना है, मतलब कि 36, और 2 से भाग करेंगे 20 में तो 10 बनेगा, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 में तो 360 जूल जो आएगा वो इसका सही उत्तर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। तो इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा, 1/2 mv²। इससे आपके एग्जाम में अवश्य क्वेश्चन बनेगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है वो ब्रेड मोल्ड के रूप में भी जाने जाते हैं। ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। अब देखिए ब्रेड, जैसे कि आपके घरों में ब्रेड आता है ना, तो अगर आप 3 से 4 दिनों में उसे छोड़ दें तो वहां पर आप देखते होंगे ब्रेड जो होता है वो नीला पड़ जाता है, हरा पड़ जाता है, काला पड़ जाता है ना। तो वो ब्रेड मोल्ड, इसी जो फंगस लगती है ना उसी को कहते हैं। तो वो फंगस रूपी जीव कौन सा है, वो राइजोपस होता है। तो राइजोपस जो होता है वो ब्रेड मोल्ड के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा, पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। चौथा क्वेश्चन है, 2 वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है तो उसे क्या कहा जाता है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जड़त्व, संवेग, दाब या फिर बल। देखिए जब भी 2 वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होगी तो वहां पर बल जरूर लगेगा, इसलिए सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला। मान लीजिए आप किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं, अब दीवार गतिमान होती है या फिर वही जगह पर रहती है, लेकिन 2 वस्तुओं के मध्य तो क्रिया हो रही है आपकी और दीवार के बीच में। जैसे आप पृथ्वी पर खड़े हैं तो पृथ्वी और आपके मध्य में परस्पर क्रिया होगी, तो 2 वस्तुओं का होना जरूरी है अगर बल लगेगा तो। ठीक है, तो बल के लिए 2 वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है, यही इसकी डिफिनेशन भी है। पांचवा क्वेश्चन है, 500 हर्ट्ज आवृत्ति का स्रोत 0.4 मीटर तरंग दैर्घ्य की तरंगे उत्सर्जित करता है, तो तरंग को 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहला प्रयास आप लोग कर लीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन 2 स्टेप में लगेगा। देखिए पहले स्टेप में आपको आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य दिया गया है, तो यहाँ पर आप v = n लैम्डा को लगा सकते हैं। तो v = n लैम्डा से आपको यहाँ पर से चाल मिल जाएगी। ठीक है, तरंग की चाल मिल जाएगी और आगे आपको 600 मीटर दूरी चलाने में समय निकालना है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय लगा दीजिएगा, उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले आप चाल निकाल लीजिए तरंग की। n मतलब आपको आवृत्ति दी गई है 500 और लैम्डा मतलब आपको तरंग दैर्घ्य दी गई है 0.4 मीटर का। मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा, 200 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 200 मीटर पर सेकंड जो आ गई वो तरंग की चाल आ गई। अब आप चाल बराबर दूरी बटे समय लगा दीजिए। तो चाल आपने 200 निकाल ली है और दूरी आपको 600 मीटर की दी गई है और समय आपसे पूछा गया है, तो 2 3 6, इसका मतलब 3 सेकंड का समय लगेगा तरंग को 600 मीटर दूरी तय करने में। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा,
तीसरा वाला ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन 2 स्टेप में लगते हैं। तो पहले स्टेप से आपको चाल निकालनी है और दूसरे स्टेप में आपको समय मिल जाएगा। छठवां क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु का भार 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर इसका भार क्या होगा। देखिए रेलवे 2 तरह से क्वेश्चन को पूछता है। एक तो क्वेश्चन ये आपसे पूछता है, पृथ्वी की सतह पर अगर वस्तु का द्रव्यमान 600 केजी है तो चंद्रमा की सतह पर उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो अगर द्रव्यमान कहेगा ना तो 600 के बगल में वो केजी लिखेगा, ठीक है। तो द्रव्यमान कभी भी नहीं चेंज होता, जो पृथ्वी पर रहेगा वही चंद्रमा पर रहेगा। हमेशा चेंज होता है वेट, क्योंकि वेट जो होता है वो mg से बना होता है, ठीक है। तो मास तो चेंज नहीं होगा, चेंज होगा ग्रेविटी। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है पृथ्वी पर, चंद्रमा में जो होता है 1/6 होता है, इसलिए यहाँ पर भार की बात किया है। तो अगर पृथ्वी पर 600 न्यूटन का है तो चंद्रमा पर 1/6 होगा, इसका मतलब 100 न्यूटन। न्यूटन पर ध्यान रखिएगा, न्यूटन जो होता है वो भार की यूनिट होती है, इसलिए लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। बहुत लोग जल्दबाजी में केजी से भी सही कर देंगे, ऐसी गलतियां होती हैं। अच्छे लोगों से जल्दबाजी में केजी सही हो जाता है, ठीक है। तो वो भार और द्रव्यमान में अंतर नहीं कर पाते हैं। भार हमेशा चेंज होता है, द्रव्यमान नहीं चेंज होता है। सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। सातवां क्वेश्चन है, धारीदार पेशियां कैसी पेशियां होती हैं। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। देखिए पेशियां 3 प्रकार की होती हैं, एक रेखित पेशी, आरेखित पेशी और हृदय पेशी। जो रेखित पेशी होती हैं उसे हम लोग धारीदार पेशियां कहते हैं, और जो धारीदार पेशियां होती हैं वो बहुनाभिकीय होती हैं। मतलब जो कोशिका होती है उसमें कोशिका द्रव्य के अंदर ढेर सारे नाभिक होते हैं, मतलब बहुकेंद्रक होती हैं। इसलिए सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। और ये रेखित पेशी या फिर धारीदार पेशी जो होती हैं वो ऐच्छिक पेशियां होती हैं, हमारे इच्छा के अनुसार काम करती हैं। यही बात आपको ध्यान रखिएगा। तो सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। आठवां क्वेश्चन है, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार ये 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। प्रयास करिए आप लोग चारों ऑप्शन को सबसे पहले पढ़ने के लिए। तो निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है, आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था। तो प्राउस्ट ने दिया था। इसको भी आप लोग कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। प्राउस्ट ने निश्चित अनुपात का नियम दिया था। अब ये निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है, निश्चित अनुपात का नियम तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। रासायनिक पदार्थ में तत्व जो होते हैं हमेशा उनका द्रव्यमान निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर NaCl है, NaCl मतलब कि नमक में सोडियम है और क्लोरीन है, तो सोडियम के अगर हम द्रव्यमान की बात करेंगे तो 23 होगा, और अनुपात में रख दीजिए क्लोरीन का 35.5। अगर हमें नमक कहीं से भी प्राप्त होगा, मान लीजिए लैब में हमने नमक बनाया, समुद्र के किनारे हमने नमक बनाया, तो वहाँ पर सोडियम और क्लोरीन का अनुपात हमेशा 23 और 35.5 का ही रहेगा। मतलब किसी माध्यम से हमें नमक प्राप्त होगा ना तो उसका द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में रहेगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, पानी हो गया, तो पानी का देखिए हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन का 16, और इसको और अगर डिवाइड कर लेंगे तो 1 और 8 का। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1 और 8 का निकला। तो पानी आप किसी माध्यम से प्राप्त करेंगे वहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात हमेशा मौजूद रहेगा। यही निश्चित अनुपात का नियम कहता है। 9वां क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। ये 4 ऑप्शन दिए गए। आधुनिक आवर्त सारणी मतलब मोजले के अनुसार जो आवर्त सारणी बनी है वो किस प्रकार से बनी है। तत्वों के परमाणु संख्या के घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, या परमाणु भार के घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी मोजले के अनुसार है वो तत्वों की परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखी गई है। मतलब सबसे पहले आपको देखेंगे आप आवर्त सारणी में आपको हाइड्रोजन मिलेगा, इसके बाद आपको हीलियम मिलेगा, इसका परमाणु संख्या 1 होती है, हीलियम की 2 होती है। इसके बाद आपको लिथियम मिलेगा, बेरिलियम मिलेगा, बोरान मिलेगा, कार्बन मिलेगा। तो परमाणु श्रृंखला जो है बढ़ती हुई आवर्त सारणी में रखी गई है, इसलिए सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निसंक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए। तो कीटाणुनाशक के रूप में आप किसका प्रयोग करते हैं। अगर देखिए फार्मूले की जगह पर उसका रासायनिक नाम दे देता ना तो आप आसानी से सही कर सकते थे, लेकिन प्रश्न को थोड़ा से घुमाया गया है। उसका रासायनिक नाम न दे करके फार्मूला आपके सामने दे दिया गया है। इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। अगर कुछ लोग जानते हो तो किसका फार्मूला है, ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है, इसे कहते हैं
कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो जब आप पानी किसी कीटाणु को मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो कीटाणुनाशक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो फार्मूले को आप दिमाग में रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको 3 प्रतिरोध दिया गया है, 8 ओम का, 4 ओम का, 12 ओम का, जो कि किसी परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो परिपथ में समतुल्य प्रतिरोध की आपको गणना करनी है। देखिए परिपथ में जो प्रतिरोध होते हैं 2 ही प्रकार से जुड़ते हैं, एक श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या करते हैं हम लोग, तीनों को अगर जोड़ लें 8 4 12 12 24, तो वो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध होता है। लेकिन समांतर में आपसे पूछा है तो आपको रिवर्स करके जोड़ना पड़ेगा। 1/r बराबर 1/8, 1/4 और 1/12, ठीक है। इसका एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आएगा 24, 8 त्रिक 24, 4 छंग 24, 12 दूना 24, मतलब कि 6 2 8 3, 11/24। और इसको उल्टा कर देंगे तो आर का मान निकल आएगा, 24/11 कर दीजिए, 24/11 मतलब 11 दूनी 22 और फिर एक बार जाएगा। तो 2.1 जो निकलेगा वो इसका समतुल्य प्रतिरोध निकलेगा। सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिरोधकता का उल्टा क्या होता है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब देखिए प्रतिरोधकता का उल्टा मतलब 1/r क्या होता है। 1/r जो होता है वो कंडक्टिविटी होती है, चालकता होती है, जिसे हम लोग जी से लिखते हैं। तो चालकता जो होती है वो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि अगर हम प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो चालकता घटेगी और प्रतिरोध को कम करेंगे तो चालकता बढ़ेगी। अपोजिट का संबंध है, रेसिप्रोकल का संबंध है, सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए मैंने आपको याद कराया है और आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। ये आपको याद करके चलनी है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनके ऑक्साइड जो होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि 2 ही जो धातु हैं आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, एक तो जिंक हो गया, जिंक का जो ऑक्साइड होता है जिंक ऑक्साइड, ये उभयधर्मी ऑक्साइड काम करता है, मतलब ये अम्लीय माध्यम का काम करेगा और क्षारीय माध्यम का भी काम करेगा। और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा एल्युमिनियम को जो ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड भी उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। तो एल्युमिनियम और जिंक को आप लोग याद रखिएगा, कभी जिंक को हटा करके एल्युमिनियम ऑप्शन में दे देगा। तो जिंक और एल्युमिनियम, वैसे तो और भी होती हैं जैसे कि पीबीओ भी, लेड भी आपका क्या करती है उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, टिन भी बनाती है, बेरिलियम बनाती है। लेकिन 2 ही आपके एग्जाम पूछा जाएगा, जिंक और एल्युमिनियम, ठीक है। लेकिन आप लोग इनको भी ध्यान रख लीजिएगा, लेड को, टिन को और बेरिलियम को, ये तीनों भी उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है, पाइसीकरण, अपचयन, ऑक्सीकरण या फिर निस्तापन। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए ये जो एक लाइनर सवाल है ना, ये आपको दिमाग में रख के चलने हैं। जैसे ही एग्जाम में आपको मिलेगा बिल्कुल सही करके आगे निकल जाना है, ठीक है। तो पित्त के कार्य को हम लोग पाइसीकरण कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में इमल्सीकरण भी कहते हैं। तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। तो पित्त क्या करता है, जो वसा, हमारी वसा का पाइसीकरण करता है, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करता है ताकि हमारा भोजन जो है वो अच्छे से पच सके, ठीक है। तो पित्त क्या करता है, पाइसीकरण का काम करता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि 1 kg द्रव्यमान की वस्तु की चाल आपको निकालनी है तो उसकी गतिज ऊर्जा 1 जूल होगी, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी सवाल आया है। तो सबसे पहले क्या करिए, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो लिख ही लीजिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। थोड़ा से घुमा करके आपसे पूछा गया है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आपको 1 जूल दे दी गई है, ठीक है। यहाँ पर निकालना नहीं है आपको, यहाँ पर दे दी गई है। तो 1 बराबर 1/2। अब यहाँ पर देखिए मास भी आपको 1 kg का दिया गया है। यहाँ पर आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो 2 को इधर भेज दीजिए, तो 2 बराबर आ जाएगा v² के, समझ गए। तो v² बराबर 2 आ गया। तो अगर v² बराबर 2 आ गया तो v बराबर √2 के आ जाएगा। और √2 की वैल्यू कितनी होती, 1.414 होती है। तो 1.4 मीटर पर सेकेंड, तो तीसरे वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। तो √2 √3 इस प्रकार से आपको वैल्यू याद करके भी एग्जाम में चलनी है, क्वेश्चन इस प्रकार से ही बनता है।
तो काइनेटिक एनर्जी जरूरी नहीं है कि 1/2 mv² से ही बने। कहीं पर आपसे काइनेटिक एनर्जी दे भी देगा, v की वैल्यू पूछ लिया, कहीं पर आपसे डायरेक्ट गति ऊर्जा ही पूछता है। तो दोनों तरफ से आपको तैयार होकर चलना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, धातुएं कहाँ पर पाई जाती हैं? ये 4 ऑप्शन दिए गए, आंतरिक कोड में, पृथ्वी के आवरण में, नदी के जल में, या फिर भूपटल पर। तो धातुएं कहाँ पर पाई जाती है सबसे ज़्यादा? इसका सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन, जो भूपटल हमारी, जिसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं। तो क्रस्ट में धातुएं सबसे ज़्यादा मात्राएं पाई जाती हैं। जहाँ पर आप खड़े हैं उससे 34 किलोमीटर तक नीचे अगर आप जाएंगे तो हमारा भूपटल मतलब क्रस्ट का क्षेत्र होता है, जो कि बेसाल्ट की चट्टानों से बना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा 46% आपको ऑक्सीजन मिलेगी भूपटल पर। इसके बाद दूसरे नंबर पर धातु की बात करेंगे तो सिलिकॉन मिलेगी आपको, लगभग 27 से 28% आपको सिलिकॉन मिलेगी। फिर आपको एल्युमिनियम मिलेगी 8 से 9%, अब्रक मिलेगा। इस प्रकार से धातुएं जो हैं ज़्यादातर आपको क्रस्ट में देखने को मिलती हैं। सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला। 17 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है, इज ए मेजर ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर आपसे डायरेक्ट जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में बात करें तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन या फिर मोमेंटम। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही ऑप्शन होगा एक्सेलरेशन कहा जाता है। एक्सेलरेशन मतलब कि ए बराबर होता है डेल्टा v/t। ठीक है, वही कह रहा है ना, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेग परिवर्तन की दर मतलब कि यहाँ पर यूनिट टाइम कहा गया है। अगर हम टाइम को 1 मान लें तो एक्सेलरेशन जो होगा वो चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा v के बराबर होगा। समझ गए आप? तो सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है, एक चतुर्थ परमाणु तत्व कौन सा है? ठीक है, आर्गन, तांबा, क्लोरीन या फिर फास्फोरस। देखिए आर्गन की बात करेंगे तो आर्गन हमारा एक परमाणुविक बनाता है, मतलब ये किसी के साथ संयोग नहीं करता है, अकेला ही रहता है। तांबा की बात करेंगे, कापर की बात करेंगे तो कापर भी हमारा एक परमाणुविक तत्व है, कापर जल्दी डबल ट्रिपल नहीं बनाता है। क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन आप देखते होंगे Cl2 आप लिखते हैं ना, तो क्लोरीन जो है वो द्विपरमाणुविक तत्व है। लेकिन यहाँ पर फास्फोरस जो बनाता है वो P4b बनाता है, मतलब 4 फास्फोरस मिलकर के चतुर्थ परमाणुविक तत्व बना लेते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है कि बहुपरमाणुविक कौन सा है, तो सल्फर जो है वो S8 तक बनाता है। 8 बार सल्फर मिलकर के एक चैन बना देते हैं, तो सल्फर जो है S8 तक बनाता है। लेकिन आपसे पूछा गया चतुर्थ परमाणुविक, तो फास्फोरस का सही ऑप्शन होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? गति, संवेग, विस्थापन और वेग, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपसे एक्सेलरेशन पूछा था कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो वेग परिवर्तन की दर एक्सेलरेशन कहा जाता है और विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। समझ गए आप? तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? लास्ट वाला ऑप्शन। तो वेग बराबर होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अगर हम t को एकांक समय मान लेते हैं तो वेग बराबर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। समझ गए आप? देखिए बहुत से लोग को वेग और चाल में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। देखिए चाल जो है अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। ठीक है, तो चाल की अगर आप डिफिनेशन देंगे तो किसी भी दिशा में एक वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग चाल कहेंगे। ठीक है, किसी भी दिशा में। लेकिन वेग की जब बात करेंगे तो एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, वहीं पर चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। समझ गए आप? तो वेग सदिश राशि है और चाल हमारी अदिश राशि है। 20 नंबर क्वेश्चन है, न्यूलैंड ने कैसा नियम दिया था? धारा का, अष्टक का, क्वांटम का या फिर चतुष्क का नियम? न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया था। कब दिया था? 1866 में। उस समय तत्वों की संख्या कितनी थी? तत्वों की संख्या उस समय 56 थी। तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। तो न्यूलैंड ने क्या बताया था? न्यूलैंड ने बताया था तत्वों को देखिए संगीत के स्वर में रखा था, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी के बाद फिर से सा से प्रारंभ हो जाता है। उसी प्रकार से तत्वों को 7-7 के क्रम में रखा था और 7 के बाद जो 8वां तत्व आता था उसको पहले वाले तत्व के नीचे रखा गया था, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम,
बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इस प्रकार से सा रे गा मा पा धा नी। इसके बाद फिर से जो सा से प्रारंभ होगा तो जो आठवां तत्व आएगा वो इसके नीचे आएगा। समझ गए आप? फिर आगे सीरीज बढ़ जाएगी। तो इसी प्रकार से उन्होंने 3-3 के क्रम में तत्वों के जो गुण बताए थे वो एक समान बताए थे। जो पहला तत्व होगा और आठवां तत्व होगा उनके गुण एक समान होंगे। ये न्यूलैंड ने अपने अष्टक के नियम बताया था, इसलिए अष्टक मतलब 8। तो आठवां तत्व जो आएगा वो पहले तत्व के गुण को प्रदर्शित करेगा। बाद में नियम जब कैल्शियम के आगे ये नियम जाकर के फेल हो गया था। और अगले सेट में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा कि न्यूलैंड का नियम कहाँ पर फेल हो गया। तो अगले सेट में आपको बताएंगे कैल्शियम के आगे जो है वो न्यूलैंड का नियम फेल हो गया था। 21 नंबर क्वेश्चन है, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए, पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, एक रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। इसलिए सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। समझ गए आप लोग? 3 प्रकार के होते हैं, बस आपसे प्रकार ही पूछा था। 22 नंबर क्वेश्चन है, ए फैन कीप्स वर्किंग फॉर 15 मिनट्स एंड यूजेस एनर्जी ऑफ 90,000 जूल, हाउ मच पावर इज कंज्यूम्ड बाय द फैन। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि पंखे की आपको शक्ति बतानी है। यदि पंखा 50 मिनट चलता है और 90,000 जूल की एनर्जी का उपयोग करता है, तो मैंने आपको कई बार देखी शक्ति का फार्मूला बताया है। अगर आप भूल जाते हैं तो कहीं पर नोट डाउन अवश्य कर लिया करिए। तो शक्ति बराबर क्या होता है, पावर बराबर क्या होता है, P बराबर W/T होती है। कार्य करने की दर जो होती है वो शक्ति कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए W मतलब जूल में दिया गया, तो इसका मतलब कार्य आपको दिया गया है और समय भी आपको दिया गया है। तो W/T लगा दीजिए। W आपको 90,000 दिया गया है और समय देखिए आपको 50 मिनट दिया गया ना, तो इसे सेकंड में चेंज कर लीजिए। सेकंड में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 5×6 = 3,000, मतलब कि 3 0 ये कट जाएंगे और 3 त्रिका 9, 30 वाट जो है इसका उत्तर आ जाएगा। तो 30 वाट का पावर जो है पंखा कंज्यूम करेगा अगर 50 मिनट चलेगा तो। समझ गए आप? सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है जो कि साइंस का ही क्वेश्चन है। कथन में देखिए आपको दिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर। मतलब जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका जो प्रकृति है वो अम्लीय है। तो कंक्लूजन में आपसे देखिए 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। दोनों निष्कर्षों में आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष आपको सही लग रहा है। तो अब पहले वाले निष्कर्ष में आपको दिया गया है द pH वैल्यू ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 7.5। समझ गए आप? दूसरे देखिए निष्कर्ष में आपको दिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टेंस सम फास्फोरस। मतलब कि पहले वाले देखिए ऑप्शन, पहले वाले निष्कर्ष में दिया गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसका pH वैल्यू 7.5 होगी। अगर सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, अम्ल है, इसका मतलब उसकी pH वैल्यू 7 से कम होगी और इसने 7 से ज़्यादा कर दी है, 7.5 कर दी, इसे तो क्षारीय कर दिया है और एसिड का हमेशा 7 से कम होता है। तो पहला वाला निष्कर्ष हमारा गलत होगा। अब कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो फास्फोरस रखता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूले का सूत्र क्या होता है, H2SO4। तो यहाँ पर देखिए फास्फोरस तो कहीं पर है नहीं। फास्फोरस कहाँ पर होता है, जहाँ पर आपको दिखाई पड़े P। तो P तो यहाँ पर कहीं पर आपको दिखाई नहीं पड़ा है। यहाँ पर तो हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो फास्फोरस तो रख नहीं रहा है। मतलब इसके दोनों कथन जो हैं, मतलब दोनों निष्कर्ष इसके गलत हैं। नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2, मतलब दोनों ही इसके निष्कर्ष गलत हैं कथन के अनुसार। समझ गए आप? तो ऐसे क्वेश्चन भी साइंस के कथन निष्कर्ष के माध्यम से आपसे पूछे जाएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है 4.6 किलोवाट घंटा को आपको बताना है कितने जूल के बराबर होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कभी आपसे 1 किलोवाट घंटा पूछ लेगा, कभी 2 किलोवाट घंटा, और यहाँ पर आपसे 4.6 किलोवाट घंटा पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए 1 किलोवाट घंटा आपको याद रखना है। 1 किलोवाट घंटा जिसे हम लोग 1 यूनिट भी कहते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 मल्टीप्लाई 10⁶ जूल के बराबर होता है। समझ गए? तो 1 किलोवाट घंटा या फिर 1 यूनिट बराबर 3.6 मल्टीप्लाई 10⁶ जूल होता है। आपसे कितना पूछा गया है, 4.6, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। एक अगर 3.6 मल्टीप्लाई 10⁶ है तो 4.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा निकल आएगा। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4.6 और 3.6 का
तो 16.56 बनेगा और 10 की पावर 6 तो वैसे ही आ जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। तो आपको याद बस ये रखना है कि 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। जितना पूछेगा एग्जाम में आप निकाल ले जाएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, जी का स्वीकार्य मान क्या है ये आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ये। तो जी मतलब कि सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो इसकी वैल्यू आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन हल किए हैं एक आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप 20 से 22 क्वेश्चन ही पहुँच रहे हैं तो आप बेहतर स्टूडेंट की श्रेणी में जाएंगे। देखिए पिछला वाला सेट जब हमने कराया था तो वहाँ पर एक लड़के को थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि हमने जो फार्मूला यूज किया था T बराबर U साइन थीटा अपान जी, तो वहाँ पर देखिए पूछा लड़के ने कि सर जी कहीं पर 2U साइन थीटा लगता है, कहीं पर U साइन थीटा लगता है, तो इसका कन्फ्यूजन था। देखिए जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया था ना, तब आपसे पूछा गया था कि वस्तु जब महत्तम बिंदु तक पहुंचेगी तो उसमें लगा समय आपको बताना है, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज किया जाता है प्रक्षेप गति के लिए। जो प्रक्षेप गति में हम किसी एंगल से फेंकते हैं तो जब वस्तु पूरी नीचे जमीन में गिर जाती है तो पूरा समय निकालने के लिए हम लोग T बराबर 2U साइन थीटा अपान जी लगाते हैं। समझ गए? जब पूरा समय निकालना होगा, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा गया था कि वस्तु के महत्तम बिंदु तक पहुंचने पर, मतलब महत्तम बिंदु इसका यहां पर होगा, तो महत्तम बिंदु तक पहुंचने पर लगा समय जो होता है उसका आधा समय होता है, मतलब कि U साइन थीटा अपान जी। जब महत्तम समय आपसे पूछेगा तो U साइन थीटा अपान जी, मतलब यहाँ के बाद फिर से ये नीचे की ओर आएगा, तो जितना समय यहाँ तक लगेगा उतना समय यहाँ तक लगेगा। तो जो डबल कर रहे थे उसको U साइन थीटा अपान जी लगाएंगे। तो अगर ऊपर की ओर हम फेंक रहे थे किसी वस्तु को तो U साइन थीटा अपान जी लगाएगा यहाँ पर महत्तम बिंदु के लिए। अगर नीचे तक वस्तु आ जाती, ऊपर की ओर जाती फिर नीचे की ओर आती है तो 2U साइन थीटा अपान जी लगाएंगे। जब ऊपर की ओर फेंक रहे थे तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो साइन थीटा वहाँ पर 1 हो गया था, तो 2U अपान जी लगा दीजिएगा आने और जाने में समय, ठीक है। अगर यहाँ पर महत्तम बिंदु पूछेगा तो U अपान जी लगा दीजिएगा। तो ये चीज़ मैंने बताई थी, शायद आप नहीं समझ पाए थे, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो इस प्रश्न का आप लोग उत्तर देने का प्रयास करिएगा। नहीं आएगा तो नेक्स्ट वाले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमारी 6 नंबर सीरीज थी। अगर आप लोग इसी सीरीज को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जितना आप कमेंट करेंगे उतनी हम आपको इस सीरीज को आगे बढ़ाते चाहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी प्रश्न में अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर 2 वीडियो देखी हो गई हैं। 100 प्रश्नों के हमने आपको PDF दे चुके हैं। जब इसके 8 पार्ट तक हो जाएंगे ना तो 100 प्रश्नों की फिर से आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।